आज शहर की सड़क का नज़ारा ही कुछ और था। दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें सजी हुई थीं। हर तरफ हलचल, चमकती हेडलाइट्स और लोगों की हैरान निगाहें थीं। उनकी गाड़ियों के बीच रेड कलर की फॉर्च्यूनर अपनी अलग ही शान और रौब के साथ सबसे अलग नजर आ रही थी। मानो पूरी सड़क उसी की मौजूदगी से और भी खास बन गई हो। उसकी फॉर्च्यूनर तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। आगे पीछे गार्ड की गाड़ियां चल रही थीं। उसने घड़ी देखी और आगे वाली सीट पर बैठे अपने पर्सनल सेक्रेटरी और सिक्योरिटी हेड से पूछा, मीटिंग कब शुरू होगी? आर्यन राजपूत की आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी और रौबदार थी, लेकिन आदित्य शर्मा जो उसके अंदाज का आदी था, उसने शांत होकर जवाब दिया, सिर्फ 20 मिनट में। आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखने लगा। 15 मिनट बाद उनकी गाड़ियां शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट के सामने रुक गईं, जहां मीटिंग रखी गई थी। गाड़ी रुकते ही आदित्य उतरकर उसकी साइड का दरवाज़ा खोलने लगा। आर्यन ने कोट के बटन बंद किए और बाहर आ गया। वहां खड़ी दो लड़कियां उसे देखते ही फुसफुसाने लगीं। मशहूर बिजनेसमैन आर्यन राजपूत को सामने देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन वो बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा अंदर बढ़ गया। उसने गार्ड को बाहर ही रुकने का इशारा किया ताकि पब्लिक परेशान न हो। उसके साथ सिर्फ आदित्य था, जिसके हाथ में उसका लैपटॉप बैग था। रेस्टोरेंट का मैनेजर खुद आकर उसे रिसीव करने लगा और रिजर्व टेबल तक ले गया, जहां बाकी लोग इंतज़ार कर रहे थे। करीब 1 घंटे मीटिंग चली। फिर आर्यन ने आदित्य को इशारा किया कि मीटिंग ख़त्म करे और ख़ुद बाहर निकल आया। वो पार्किंग की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक एक लड़की उससे टकरा गई। गिरने ही वाली थी कि आर्यन ने उसे कमर से पकड़कर संभाल लिया, सीधा खड़ा किया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। गार्ड पहले से दरवाज़ा खोले खड़े थे। उसके बैठते ही दरवाज़ा बंद हुआ और तभी आदित्य भी आकर बैठ गया। फिर सारी गाड़ियां राजपूत विला की तरफ चल पड़ी। उधर अनन्या राजपूत ने काव्या शर्मा के पास आकर पूछा, मैम आप ठीक हैं? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ क्यों? अनन्या थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, हर साल की तरह इस साल भी आपने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, तो सब लोग पार्टी मांग रहे हैं। काव्या का मूड कब बदल जाए इसका किसी को पता नहीं चलता, लेकिन उसने आराम से कहा, पार्टी तो बनती है, ठीक है सब रेडी हो जाओ, डिनर के लिए चलते हैं क्या? काव्या शर्मा ने हल्की सी मीठी मुस्कान के साथ बाहें उठाकर पूछा। उसकी खुशी साफ झलक रही थी। वो एक फेमस एक्ट्रेस थी और हर साल की तरह इस साल भी उसने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। उसकी टीम उसी खुशी में उससे पार्टी मांग रही थी। उसकी टीम में गिने चुने ही लोग थे जो उसके काफ़ी करीब थे। सबसे पहले अनन्या राजपूत, फिर उसकी हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, पीआर मैनेजर और पर्सनल असिस्टेंट, सबके साथ काव्या रेस्टोरेंट पहुंची। लेकिन आज उसे अपने मॉम डैड की बहुत ही याद आ रही थी। दिल कर रहा था थोड़ा अकेले रहे, इसलिए सबको खाना खाते छोड़कर वो बाहर निकल आई। गार्ड्स उसके साथ थे। उसने चेहरे पर लगा मास्क ठीक किया, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता कि वो यहाँ है तो फैन सेल्फी के लिए घेर लेते। ऐसा नहीं था कि वो अपने फैन से अच्छा बर्ताव नहीं करती, लेकिन आज उसका मूड भीड़ का नहीं था। उसने गार्ड को वहीं रुकने को कहा और खुद पुल एरिया की तरफ चली गई, जहाँ सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद उसने ग्लास बार के पार पार्किंग की तरफ एक छोटे बच्चे को देखा, जिसके हाथ में गजरे थे। काव्या को गजरे बहुत ही पसंद थे। वो मुस्कुराती हुई उसके पास गई, पर्स से 5,000 रुपये निकाले, बच्चे को दिए और 2 गजरे लेकर अपने हाथों में पहन लिए। गजरे पहनकर जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी हील मुड़ गई। उसने खुद को गिरता हुआ महसूस किया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन गिरने से पहले ही किसी ने कमर में हाथ डालकर उसे संभाल लिया। एक अलग सी खुशबू उसके सांसों से टकराई। उसने झट से आंखें खोलीं और सामने खड़े शख्स को देखकर कुछ पल के लिए बिल्कुल थम सी गई थी। उसने बड़े बड़े मेल एक्ट्रेस के साथ काम किया था, लेकिन इस इंसान को देखकर उसका दिल अलग ही रफ्तार से धड़कने लगा था। वो बिना पलके झपकाए उसे देखती रह गई। सामने वाले ने उसे सीधा खड़ा किया और बिना एक नज़र डाले आगे बढ़ गया। काव्या मुड़कर उसे देखने लगी, जो अब अपनी कार में बैठ चुका था।
कुछ ही पलों में कार वहां से निकल गई। काव्या मैम, अनन्या कब से पीछे खड़ी उसे पुकार रही थी। गार्ड्स और पूरी टीम भी वहां आ गई थी। सबने उसे लड़खड़ाते देखा था। अनन्या उसे हिलाकर पूछ रही थी, आप ठीक हैं? कार ओझल होने के बाद काव्या को होश आया। हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर उसने संभलते हुए कहा, विवान शर्मा, मुझे आधे घंटे में सारा डेटा चाहिए। विवान ने तुरंत सिर हिला दिया। काव्या ने सबकी तरफ देखा। आप लोग डिनर करो, मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ गई। जैसे उसकी गाड़ी पार्किंग से बाहर निकली, बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। गाड़ी निकलने तक की जगह मुश्किल से मिल रही थी। पीछे वाली गाड़ी से गार्ड उतरकर उसकी कार के आगे जगह बनाने लगे। तब जाकर आर्यन राजपूत की गाड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाई। बिला पहुंचते ही जैसे ही वो अंदर आया, हॉल में उसे सुनीता शर्मा और मीरा राजपूत बैठी हुई नजर आईं। दोनों रोज रात को उसके आने का इंतजार करती थी। आर्यन मुस्कुराते हुए उनके पास गया और बोला, अरे आप दोनों यहाँ क्यों बैठी हैं? आपको आराम करना चाहिए था। उसने झुककर सुनीता जी के पैर छुए और मीरा जी के गाल पर प्यार से किस किया। फिर उनके पास बैठ गया। सुनीता जी ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब तक तुम्हें देख न लें हमें सुकून की नींद कैसे आएगी? आर्यन ने आदर के साथ उनका हाथ चूम लिया। मीरा जी मुस्कुराते हुए बोली, मैं खाना लगाती हूँ। जबकि घर में इतने नौकर थे, फिर भी आर्यन के ज़्यादातर काम वो खुद ही करती थी। खाना खाने के बाद आर्यन ने कहा, आइए आपको कमरे तक छोड़ दूँ, और सुनीता जी को सहारा देकर उनके कमरे तक ले गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बाहर सख्त और रौबदार रहने वाला आर्यन घर में इतना नर्म दिल है। उसका ये रूप सिर्फ अपनी माँ और नानी के लिए था। तभी पीछे से आवाज़ आई, क्यों आर्यन राजपूत, अब क्या मुझे भी तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? कुर्सी खींचकर बैठते हुए धर्मवीर राजपूत ने हल्के अंदाज में कहा। आर्यन ने शांत लहजे में जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है डैड। धर्मवीर बोले, ऐसी ही बात है। तुमसे मिलने के लिए मुझे डिनर तक इंतज़ार करना पड़ता है। ऑफिस आओ तो मीटिंग में होते हो या बाहर। मीरा जी ने बीच में कहा, अरे पहले उसे खाना तो खाने दीजिए, और उसकी प्लेट में खाना परोसने लगी। धर्मवीर ने बनावटी नाराज़गी से कहा, हाँ हाँ, तुम माँ बेटे तो एक दूसरे के ही हो, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। आर्यन हल्का सा मुस्कुरा दिया। खाना खत्म करने के बाद उसने गंभीर होकर पूछा, डैड, कोई ज़रूरी काम था? धर्मवीर जी ने कहा, स्टडी रूम में मिलो, और वहाँ चले गए। आर्यन ने मीरा जी के माथे को चूमकर गुड नाइट कहा और स्टडी रूम में पहुंच गया। दोनों काफ़ी देर तक काम की बातें करते रहे। फिर धर्मवीर जी थोड़ा झुककर बोले, आर्यन, तो हमारी लाइफ में कोई है? आर्यन ने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या मतलब डैड? धर्मवीर ने नरमी से कहा, अगर कोई है तो बता दो। मैं और तुम्हारी मॉम चाहते हैं अब तुम्हारी शादी हो जाए। आर्यन ने सीधा जवाब दिया, डैड, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, और अभी मुझे शादी नहीं करनी। मुझे अपने काम पर फोकस करना है। धर्मवीर जी बोले, कम ऑन, तुम अच्छी तरह सेटल हो, 29 के होने वाले हो, अब और क्या चाहिए? भाई, हम भी दादा दादी बनना चाहते हैं। धर्मवीर राजपूत मुस्कुराते हुए हल्के अंदाज में बोले। आर्यन ने होठ भींचकर उन्हें देखा। जितना वो इस टॉपिक से बचता था, उतनी ही बार वही बात उसके सामने आ जाती थी। धर्मवीर ने फिर पूछा, अच्छा ये तो बताओ, पायल कैसी है? पायल का नाम सुनते ही आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। नहीं डैड, पायल को तो भूल ही जाइए, मुझे शादी ही नहीं करनी, ठंडे लहजे में कहकर वो वहाँ से उठ गया। धर्मवीर जी ने अफसोस से सिर हिला दिया और अपने कमरे की तरफ चले गए। आर्यन अभी अपने कमरे में पहुंचा ही था कि उसका फ़ोन बज उठा। अनजान नंबर देखकर उसने कुछ पल सोचा, फिर कॉल उठा ली। हेलो, आर्यन राजपूत बोल रहा हूँ। उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर सामने वाले की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ सेकंड तक चुप्पी रही, तो फिर उसने फिर पूछा, कौन बोल रहा है? उधर से घबराई हुई आवाज़ आई, मैं काव्या, हम थोड़ी देर पहले मिले थे। आर्यन ने भौहें सुखोड़ी। सॉरी मिस, मैं आपको नहीं जानता। कब मिले थे हम? काव्या ने थोड़ा संभल कर कहा, रेस्टोरेंट की पार्किंग में, आपने मुझे गिरने से बचाया था। ये सुनते ही आर्यन को सब याद आ गया, तो उसने रूखेपन से कहा,
काव्या ने हिम्मत करके कहा, मुझे आपसे मिलना है मिस्टर राजपूत। आर्यन हैरान था कि वो एक अनजान लड़की से इतनी देर तक बात क्यों कर रहा है। क्यों मिलना है? काव्या अटक गई, फिर बोली, क्योंकि आपने मेरी मदद की थी। मुझे आपको थैंक्स कहना था। आर्यन ने सख्ती से कहा, मुझे किसी के थैंक्स की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और फ़ोन काट दिया। उधर काव्या कुछ पल फ़ोन को देखती रह गई। आज तक किसी ने उसे इस तरह नज़रअंदाज नहीं किया था। खुद को संभालते हुए वो बेड पर बैठ गई। ड्राई फ्रूट खाते हुए विवान शर्मा से मिली। आर्यन की डिटेल्स वाली फाइल पढ़ने लगी। विवान ने आधे घंटे में ही आर्यन का पूरा बायोडेटा निकाल दिया था, यहाँ तक कि उसका पर्सनल नंबर भी, जो सिर्फ फैमिली के पास था। उधर सुबह जब आर्यन नीचे आया तो सुनीता शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, आओ आर्यन, यहाँ बैठो। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर जमा था, क्योंकि उनके घर में नाश्ता हमेशा साथ में होता था। आर्यन सिर हिलाता हुआ सुनीता शर्मा जी के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। उनके सामने दाईं तरफ धर्मवीर राजपूत और विक्रम राजपूत बैठे थे, जबकि पीछे मीरा राजपूत और सावित्री देवी खड़ी थीं। तभी रिया नीचे आई। उसने आर्यन के पास वाली खाली कुर्सी देखी और मुस्कुराते हुए आकर वहीं बैठ गई। आर्यन, आज मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूंगी, उसने नाश्ता करते हुए चमकती आंखों से कहा। सुनीता तुरंत बोल पड़ी, हाँ हाँ, ले जाना इसे भी, बच्ची का मन बहल जाएगा। आर्यन के चेहरे पर हल्की नाराजगी आ गई। विक्रम जी ने गंभीर होकर कहा, रिया, तुम ऑफिस नहीं जाओगी? रिया ने उनकी विनती की, डैड प्लीज़, मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। अगर वो ऑफिस जाती तो आर्यन उसके सामने रहता, और उसके लिए इससे बेहतर क्या होता। सुनीता जी ने सख्ती से कहा, जाने दो उसे, क्योंकि वो चाहती थी कि रिया ही आर्यन की दुल्हन बने। आखिरकार नाश्ते के बाद दोनों आर्यन की फॉर्च्यूनर में बैठ गए। रास्ते में रिया जानबूझकर उसके करीब बैठी और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आर्यन ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया और सख्त नज़रों से घूरा। उसे उसकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। ऊपर से ड्राइवर और आदित्य शर्मा भी सामने बैठे थे। उसकी आंखों की सख्ती देखकर रिया खुद ही पीछे हटकर चुपचाप बाहर देखने लगी। ऑफिस पहुंचते ही आर्यन के चेहरे से साफ था कि वो रिया को यहाँ लाने के पक्ष में नहीं था। उसके लिए इज्जत और उसूल सबसे ऊपर थे। उसे ये मंजूर नहीं था कि उसकी घर की लड़कियां ऐसे माहौल में आए, चाहे वो दोस्त ही क्यों न हो, जहाँ ज़्यादातर स्टाफ मर्द का था। उसने ऑफिस में सबको सख्त दायरे में रखा हुआ था। कुछ देर बाद रिया उसके केबिन में आकर बोली, आर्यन, कब से काम कर रहे हैं, चलिए ना, कहीं बाहर चलते हैं। आर्यन ने लाल आंखों से उसे देखा। मैं यहाँ घूमने नहीं आता, काम करने आता हूँ, और वही कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हें वापस बिला जाना चाहिए। बाहर आदित्य खड़ा है, वो तुम्हें छोड़ देगा। उसकी आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी। रिया मुंह बनाती हुई बाहर निकली तो लिफ्ट के पास सच में आदित्य खड़ा मिला, जिसे आर्यन पहले ही मैसेज कर चुका था। इसलिए उसने लिफ्ट की तरफ इशारा किया। आर्यन राजपूत को आदित्य शर्मा पर आंख बंद कर कर भरोसा था, इसलिए रिया को घर छोड़ने की जिम्मेदारी उसी को दी। रिया गुस्से में बिल्डिंग से बाहर निकली और पैर पटकती हुई पार्किंग की तरफ बढ़ी। वो आगे वाली सीट का दरवाज़ा खोलने लगी तो आदित्य ने पीछे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, मैम आप पीछे बैठिए। रिया भड़क गई, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ मेरा मन करेगा वहीं बैठूंगी, समझे। उंगली दिखाकर उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया, इतनी जोर से कि आदित्य का माथा ठनक गया। आधे घंटे में वे विला पहुंच गए थे। कमरे में घुसते ही सावित्री देवी ने उसे घूर कर पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस आ गई? रिया झुंझला कर बोली, मुझसे नहीं होगा माँ, वो हर वक्त ऐसे बात करता है जैसे मैं कोई हूँ ही नहीं। सावित्री देवी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें हर हाल में आर्यन को अपने काबू में करना होगा, तभी इस घर पर राज कर पाओगी। रिया ने सिर हिलाया, मैं नहीं कर सकती। सावित्री देवी बोली, क्यों नहीं, थोड़ा नखरा दिखाओ, उसे अपने प्यार में बांधो, शादी के लिए राजी कर लो, ये मौका हाथ से मत जाने दो। लालच भरी बातों ने रिया के मन में जगह बना ली और उसने ठान लिया कि अब किसी भी तरह आर्यन को इम्प्रेस करना है। उधर काव्या शर्मा का दिन भी बहुत थकान वाला रहा था। शूटिंग की वजह से देर हो गई और वो रात करीब 1 बजे घर पहुंची।
फ्रेश होकर जब बिस्तर पर लेटी तो उसका दिमाग बस आर्यन में उलझा था। उसने मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप खोला, उसकी प्रोफाइल फ़ोटो देखी जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहा था। दिल ने कहा बात करूं, कई बार मैसेज लिखकर डिलीट किया, फिर आखिरकार हाय भेज दिया। उधर आर्यन लैपटॉप पर काम कर रहा था। अनजान नंबर से मैसेज देखकर उसने लिखा कौन, क्योंकि काव्या की डीपी पर उसकी पालतू बिल्ली की फ़ोटो थी। काव्या ने तुरंत जवाब दिया, आप इतनी जल्दी भूल गए मिस्टर राजपूत, मैं काव्या हूँ। कल रात बात हुई थी, आर्यन ने ठंडा जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको याद रखना चाहिए, और फ़ोन दूर रख दिया। उसे ऐसी लड़कियों से चिढ़ थी। उधर काव्या हैरान रह गई। जहाँ उसके फैंस एक सेल्फी के लिए तरसते थे, वहाँ ये आदमी उसे पहचानना भी नहीं चाहता था। उसने तय कर लिया कि अब सीधे जाकर मिलेगी। अगली सुबह 11 बजे वो उसके ऑफिस पहुंची। साथ में अनन्या राजपूत भी थी। काव्या शर्मा ने अनन्या को रिसेप्शन पर बात करने भेजा। वहाँ खड़ी लड़की ने साफ कह दिया, हमारे बॉस किसी लड़की से नहीं मिलते। अनन्या मायूस होकर वापस आई। क्या हुआ? काव्या ने पूछा। अनन्या बोली, वो कह रही है बॉस किसी लड़की से नहीं मिलेंगे। फिर वो थोड़ा पास आकर फुसफुसाई, मैम एक आइडिया है। रिसेप्शन पर आपकी फिल्म का क्लिप चल रहा था, वो आपकी फ़ैन लग रही है, आप चाहें तो फ़ायदा उठा सकती हैं। काव्या पहले झिझकी, इसलिए तो उसने अनन्या को आगे किया था, लेकिन अब आर्य राजपूत से मिलने के लिए वो तैयार थी। उसने मास्क उतारा और रिसेप्शन पर जाकर बोली, हेलो। लड़की ने जैसे ही सिर उठाया, उसे पहचानते ही उछल पड़ी थी। काव्या मैम, एक सेल्फी प्लीज़। काव्या ने मुस्कुराकर सेल्फी दी और सीधा पूछा, मिस्टर आर्यन राजपूत कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। रिसेप्शनिस्ट बोली, मैम वो अपने केबिन में है, 2 मिनट में पूछ कर बताती हूँ। और उसे एक कमरे में बिठाकर खुद भागी। थोड़ी ही देर में बाहर स्टाफ की भीड़ लग गई। सब काव्या को देखने आ गए। उधर आदित्य शर्मा ने केबिन में जाकर कहा, सर कोई आपसे मिलने आया है। आर्यन लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, कौन है? आदित्य ने कहा, काव्या शर्मा, फेमस एक्ट्रेस। आर्यन ने सख्ती से कहा, तुम जानते हो मैं किसी से नहीं मिलता। एक पल को उसे रात वाले मैसेज याद आए, फिर बोला, ठीक है भेज दो। काव्या बिना नॉक किए अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। आर्यन ने सिर उठाकर कहा, आप में मैनर्स नहीं है। लेकिन उसे सामने खड़ा देखकर पल भर को रुक गया, फिर खुद को संभाल कर नजरें फेर लीं। काव्या स्टाइलिश ड्रेस में उसके सामने खड़ी थी। वो मुस्कुराकर बोली, मिस्टर राजपूत, मैं आपको थैंक्स कहने आई हूँ। उस दिन आपने मुझे बचाया था। और हाथ में पकड़ा गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ा दिया। आर्यन समझ गया कि ये वही लड़की है जो 2 दिन से मैसेज कर रही थी। उसने गिफ्ट साइड में रखते हुए कहा, मिस शर्मा, इसकी ज़रूरत नहीं थी, आप बैठिए। काव्या तुरंत बैठ गई। आर्यन ने बिना देखे पूछा, क्या लेंगी आप? काव्या के मुंह से अनजाने में निकला आप, फिर संभल कर बोली, मेरा मतलब जो आप थे। आर्यन ने इंटरकॉम पर कॉफ़ी मंगवाई और काम में लग गया। काव्या लगातार उसे देख रही थी। कॉफ़ी सामने रखी थी पर उसका ध्यान सिर्फ आर्यन पर था। आखिर उसने कहा, मिस शर्मा, मुझे लगता है आप जैसी बड़ी एक्ट्रेस का यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन अंदर कहीं वो खुद भी उलझ रहा था। लेकिन आर्यन राजपूत खुद पर काबू रखना जानता था। नहीं तो? काव्या शर्मा ने जल्दी से कहा। आर्यन ने लैपटॉप बंद करते हुए सख्ती से पूछा, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। काव्या ने गहरी सांस ली और सीधे बोल पड़ी, मिस्टर राजपूत, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आर्यन चौंक गया। व्हाट? काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जी मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। आर्यन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मिस शर्मा, आप अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप में तो बिल्कुल भी नहीं। काव्या ने बेबसी से कहा, आर्यन, मैं सच बोल रही हूँ। उसका नाम उसके मुंह से सुनकर आर्यन को अजीब सा लगा, लेकिन वो सख्त बना रहा। मेरी तरफ से साफ इनकार है। उसकी आवाज़ पत्थर जैसी थी। काव्या की आंखों में आंसू तैर गए, मगर वो रोई नहीं। आप अब जा सकती हैं, आर्यन ने कह दिया। काव्या बाहर निकली तो पूरा स्टाफ जमा था।
सब उसे देख रहे थे। वो जल्दी से निकलना चाहती थी, तभी अनन्या राजपूत ने भीड़ देखकर गार्ड्स को बुला लिया। गार्ड्स उसे वहां से निकाल कर ले गए। उधर विला का माहौल भी भारी था। आर्यन जब से ऑफिस से लौटा था, उसके दिमाग में काव्या के आखिरी शब्द और उसकी आंखों की बेबसी घूम रही थी। वो लाउन में सोफे पर बैठा था कि रिया चुपके से उसके पास आई। आर्यन, आप ठीक तो हैं? आज वो खास तौर पर तैयार हुई थी। आर्यन ने ठंडी नजरों से देखा। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने ट्रे रखते हुए कहा, आपके लिए स्पेशल कॉफ़ी लाई हूँ, और पास बैठ गई। आर्यन ने दूरी बनाते हुए कहा, मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। रिया ने इमोशनल अंदाज अपनाया। आप मुझसे इतनी दूरी क्यों रखते हैं? क्या मैं आपको बुरी लगती हूँ? सुनीता जी और सावित्री देवी तो यही चाहती हैं कि हम। उसने हिम्मत करके उसका कंधा छूना चाहा, मगर आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। रिया, अपनी हद में रहो। मैंने पहले भी कहा था, मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। शादी कोई खेल नहीं है। रिया ने तिलमिलाकर कहा, लेकिन वो एक्ट्रेस काव्या शर्मा सोशल मीडिया पर हर जगह आपकी और उसकी खबर चल रही है। क्या वो मुझसे बेहतर है? उसके लहजे में जलन साफ थी। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। खबरदार जो उसका नाम दोबारा लिया। वो मेरे ऑफिस क्यों आई? ये मेरा निजी मामला है, और तुम सिर्फ इस घर की मेहमान बनकर रहो, वही बेहतर है। मेरी लाइफ पार्टनर बनने का ख्वाब देखना छोड़ दो। आर्यन राजपूत ने रिया का बाजू सख्ती से पकड़ते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। वो उसे झटक कर अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे रिया अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर रह गई। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी सावित्री देवी कमरे से बाहर आई। देख लिया, वो तो बात सुनने को भी तैयार नहीं। रिया रोते हुए बोली, माँ, वो कभी नहीं मानेगा। सावित्री देवी की आंखों में अजीब सी चमक थी। सब्र करो, मर्द जितना जिद्दी होता है, उसे झुकाने के उतने ही तरीके होते हैं। अगर वो प्यार से नहीं मानेगा, तो एक ऐसा रास्ता अपनाएंगे कि उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़े। उधर अपने कमरे में पहुंचकर आर्यन बेचैन था। गुस्से में उसने फ़ोन उठाया। काव्या शर्मा का नंबर मिलाने ही वाला था, फिर रुक गया। उसने दराज से वो गजरा निकाला जो उस रात काव्या के हाथ से फिसलकर उसके कोट में अटक गया था। फेंक सकता था, मगर न जाने क्यों संभाल लाया। उसमें अब भी हल्की सी खुशबू थी, वही जो काव्या ऑफिस में छोड़ गई थी। आखिर चाहती क्या हो तुम काव्या? उसने खुद से कहा और गजरा बेड पर फेंक दिया। लेकिन सच ये था कि इनकार के बावजूद वो उसके दिमाग में बसती जा रही थी। अगले दिन काव्या ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी। उसने सादा सफ़ेद सूट पहना, हल्का मेकअप किया और अकेली ही आर्यन की कंपनी पहुंच गई। रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसे देखकर मुस्कुराई, मगर बोली, मैम, सर ने सख्ती से मना किया है कि आपको अंदर ना आने दिया जाए। काव्या ने पर्स से एक छोटा सा कार्ड निकाल कर दिया। बस ये उन्हें दे दो, अगर फिर भी मना करें तो चली जाऊंगी। कार्ड पर लिखा था, मैं यहाँ एक्ट्रेस बनकर नहीं, एक ऐसी लड़की बनकर आई हूँ जिसकी ज़िंदगी आपका एक फ़ैसला बदल सकता है। 5 मिनट बाद आदित्य शर्मा बाहर आया। मैम, सर बुला रहे हैं। काव्या अंदर गई तो आर्यन खिड़की के पास खड़ा था। बिना मुड़े बोला, आप फिर आ गई? कल साफ मना किया था। आपकी जिद आपकी इमेज खराब कर सकती है, काव्या ने हिम्मत से कहा। इमेज की फिक्र उन्हें होती है जिनके पास खोने को बहुत कुछ होता है। मेरे पास तो बस ये दिल है जो आपके लिए धड़कता है। आर्यन उसके करीब आया। उसे ऊपर देखकर बोलना पड़ा, आपको लगता है 2 दिन की मुलाकात प्यार है? ये सिर्फ जिद है। शायद आपको वो चीज़ पाने की आदत है जो ना मिले। काव्या की आंखें नम हो गईं। अगर जिद होती तो अपनी इज्जत दांव पर लगाकर दोबारा ना आती। मुझे पता है आप रिया से शादी करना चाहते हैं। आपको ऐसी साथी चाहिए जो आपकी खामोशी समझे। वो बोलते बोलते रुक गई। आर्यन ने हल्की तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, और आपको लगता है कि वो आप हैं, एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया कैमरों और लाइट के इर्द गिर्द घूमती है। वो सच में हैरान था कि काव्या उसके बारे में इतना कैसे जानती है। इससे पहले कि काव्या कुछ बोल पाती, आर्यन के फ़ोन पर उसकी माँ का कॉल आ गया। कॉल उठाते ही उसका लहजा नर्म हो गया। जी माँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा। फ़ोन रख कर उसने काव्या की तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोला,
मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दो औरतों की जगह है, मेरी दादी और मेरी माँ। उनके अलावा किसी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं। आप जा सकती हैं। काव्या ने आंसू रोकते हुए एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, बस एक मौका आर्यन, सिर्फ एक महीना। अगर आपको मुझ में वो सच्चाई न दिखे जो मैं कह रही हूँ, तो मैं खुद आपकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। उसकी आंखों में सच्चा प्यार था। आर्यन ने गहरी नज़रों से उसे देखा। अगर तुम्हें लगता है तुम मेरा फैसला बदल सकती हो तो कोशिश कर लो, लेकिन याद रखना, आर्यन राजपूत टूट सकता है, बदल नहीं सकता। काव्या हल्की उदास मुस्कान के साथ बोली, बदलना तो वक्त का काम है, मैं तो बस आपको अपना बनाना चाहती हूँ। वो वहाँ से निकली तो उसे लगा जैसे उसने बड़ी जंग का पहला कदम जीत लिया हो, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि राजपूत विला में सावित्री देवी और रिया उसके खिलाफ कोई बड़ी चाल चल रही है। अगले 2 दिन उसने खुद को बहुत संभाला, लेकिन उसका दिल बार बार आर्यन की तरफ खिंच जाता। तीसरे दिन दोपहर में वो बिना बताए सीधे राजपूत इंडस्ट्री पहुंच गई। आदित्य अपनी सीट पर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और जैसे ही आर्यन के केबिन का दरवाज़ा खोला, उसके कदम वहीं रुक गए। अंदर का नज़ारा देखकर उसका दिल टूट गया। रिया आर्यन के बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसका एक हाथ आर्यन के कंधे पर था और वो उसकी कुर्सी के हत्थे पर झुकी हुई थी। आर्यन के हाथ में फाइल थी, लेकिन वो खुद इस हरकत से हैरान लग रहा था। रिया ने जानबूझकर अपना चेहरा आर्यन के और करीब कर लिया, ताकि देखने वाले को लगे कि दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है। काव्या को देखते ही उसके होठों पर जीत वाली मुस्कान आ गई। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। काव्या, तुम? उसकी आवाज़ में घबराहट और गुस्सा दोनों थे। काव्या की आंखें भर आईं। उसने देखा रिया बेशर्मी से आर्यन का कॉलर ठीक कर रही थी, जैसे उस पर हक जता रही हो। ओ सॉरी, मुझे नहीं पता था आप किसी ज़रूरी मीटिंग में हैं, काव्या ने कांपती आवाज़ में कहा। आर्यन आगे बढ़ा। जो तुम देख रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, सफाई देने की क्या ज़रूरत है? आखिर ये है कौन? उसने तिरस्कार से काव्या को देखा। काव्या मैम, आप तो बड़ी एक्ट्रेस हैं, आपको पता होना चाहिए किसी के पर्सनल ऑफिस में बिना इजाज़त आना गलत है। और वैसे भी मैं और आर्यन ज़रूरी बात कर रहे थे। काव्या ने उम्मीद से आर्यन की तरफ देखा कि वो रिया को रोकेगा, उसका हाथ हटाएगा, लेकिन आर्यन अपनी इज्जत और हालात के बीच उलझा खड़ा था। काव्या ने टूटे दिल से कहा, शायद मुझसे गलती हो गई मिस्टर राजपूत। मैं समझती थी आप पत्थर हैं जिसे पिघलाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, पर मुझे नहीं पता था कि आप पहले ही किसी के कैदी हैं। काव्या ने आंसू पोंछते हुए ठंडे लहजे में कहा। काव्या, मेरी बात सुनो। आर्यन की आवाज़ में अजीब सी बेचैनी थी, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। लेकिन काव्या मुड़ चुकी थी। वो तेज कदमों से कॉरिडोर पार करते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। पीछे आर्यन ने गुस्से में रिया का हाथ झटक दिया। बाहर निकलो रिया, अभी के अभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये ड्रामा करने की? उसकी गरज से पूरा ऑफिस गूंज उठा था। रिया घबरा गई। मैं तो बस, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं सुनीता आंटी का लिहाज करना छोड़ दूँ। आर्यन ने फाइल जमीन पर दे मारी और तेजी से बाहर निकला, लेकिन तब तक काव्या की कार पार्किंग से निकल चुकी थी। वो वहीं खड़ा रह गया, मुट्ठियां भींचे। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि काव्या के गलत समझने से उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। उधर काव्या ने तय कर लिया कि वो हार मानकर चुप नहीं बैठेगी। उसे समझ आ गया था कि ऑफिस वाला सीन रिया की सोची समझी चाल थी, और अगर आर्यन तक पहुंचना है तो रास्ता उसके घर से होकर जाता है। अगली सुबह उसने सादा सा सफ़ेद सूट पहना, सिर पर दुपट्टा ठीक किया और अकेले राजपूत विला के दरवाजे पर पहुंच गई। हाथ में मिठाई और फूल थे। अंदर मीरा और सुनीता बैठी बात कर रही थीं। जब नौकर ने बताया कि काव्या शर्मा आई हैं, तो दोनों हैरान रह गईं। काव्या अंदर आई, अदब से नमस्ते की और सुनीता जी के पैर छुए। मैं यहाँ किसी काम से नहीं आई, मैं आपके पोते आर्यन का हाथ मांगने आई हूँ। उसके साफ लहजे से पूरा कमरा सन्न रह गया। तभी सीढ़ियों से सावित्री देवी और रिया उतरती हुई दिखीं। दोनों के चेहरों पर सख्ती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक एक्ट्रेस और राजपूत खानदान की बहू, नामुमकिन, सावित्री देवी ने तीखे लहजे में कहा। तभी बाहर गाड़ी रुकी और गुस्से से भरा आर्यन अंदर आया। काव्या को देखकर उसकी आंखें भड़क उठीं। काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
सुनीता जी ने हैरानी से कहा। ये तुम्हारा रिश्ता लेकर आई है। आर्यन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मेज पर रखा मिठाई का डिब्बा जमीन पर गिरा दिया। तुम्हें क्या लगा यहाँ आकर मेरी दादी को इमोशनल करोगी और मैं मान जाऊंगा? तुम जैसी लड़कियां जिसकी जिंदगी दिखावे के अलावा कुछ नहीं, वो इस घर की दहलीज पार करने का सोच भी कैसे सकती हैं? वो उसके बेहद करीब आकर बोला। आर्यन मेरी बात तो सुनिए। काव्या की आवाज़ कांप गई। आंसू बह निकले। मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी जगह सिर्फ स्क्रीन तक है, मेरी जिंदगी में नहीं। दोबारा इस घर के आसपास भी दिखी तो अच्छा नहीं होगा। उसने उसका बाजू पकड़कर दरवाजे तक ले जाकर बाहर धक्का दे दिया और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। काव्या ठंडे फर्श पर गिर गई। उसके सफ़ेद कपड़े मिट्टी से भर गए और उसका दिल जैसे वहीं टूट कर बिखर गया। अंदर रिया और सावित्री देवी के चेहरों पर जीत की मुस्कान थी, जबकि सुनीता और मीरा चुपचाप आर्यन का ये बेरहम सा रूप देख रही थीं। काव्या ने आंसू पोंछे और भारी कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अब उसे सच का एहसास हो चुका था। उसने अपना दिल ऐसे इंसान को दे दिया था जो सिर्फ तोड़ना जानता था। आर्यन के घर से बेइज्जत होकर निकलने के बाद काव्या का प्यार अब जिद और जुनून में बन चुका था। उसने ठान लिया था कि अगर आर्यन उसे प्यार से नहीं अपनाएगा तो वो उसे मजबूर कर देगी। अगली रात जब आर्यन अपने कमरे में अकेला था तो उसके फ़ोन पर काव्या की वीडियो कॉल आई। उसने काटना चाहा तभी मैसेज आया, आर्यन, अगर तुम 10 मिनट में मेरे घर नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी और जिम्मेदार तुम्हें ठहराऊंगी। गुस्से में उसने कॉल उठा ली। सामने काव्या नींद की गोलियों का पूरा पत्ता हाथ में लिए खड़ी थी, आंखें लाल, चेहरा सख्त। ये क्या पागलपन है काव्या? आर्यन गरजा। पागलपन नहीं, आखिरी फैसला है। आ जाओ वरना सारी जिंदगी एक लाश का बोझ उठाओगे। वो बोली। आर्यन गाड़ी लेकर उसके घर पहुंचा। अंदर जाते ही काव्या ने दरवाज़ा लॉक कर लिया। कहाँ है गोलियां? उसने उसका कंधा पकड़कर पूछा। काव्या ने जवाब नहीं दिया। अचानक उसके गले लगकर रोने लगी। आर्यन उसे अलग करने की कोशिश करता रहा लेकिन वो चिपकी रही। उसी दौरान उसने चालाकी से कमरे में छुपे कैमरे का एंगल देख लिया, जिसे पहले से विवान ने सेट किया था। वो जानबूझकर ऐसे करीब आई कि कैमरे में सब कुछ गलत लगे। आर्यन को जरा अंदाज़ा नहीं था कि उसकी हमदर्दी उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। थोड़ी देर बाद काव्या अलग हुई और एकदम सामान्य हो गई। चेहरे पर अब दर्द नहीं बल्कि अजीब सी मुस्कान थी। अब तुम जा सकते हो आर्यन राजपूत, वो बोली। तुम पागल हो चुकी हो। आर्यन गुस्से में निकल गया। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर उसके फ़ोन पर कुछ तस्वीरें आईं। देखते ही उसके हाथ से निवाला गिर गया। वही तस्वीरें जो रात कैमरे से ली गई थीं। साथ में मैसेज, ये तस्वीर सिर्फ मेरे पास नहीं है, एक क्लिक मेरे मीडिया और तुम्हारी दादी तक पहुंच सकती है। अगर ख़ानदान की इज्जत प्यारी है तो आज शाम तक पंडित के साथ मेरे घर आ जाओ। आर्यन का दम घुटने लगा। वो जानता था ये बाहर गई तो राजपूत परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो काव्या के घर पहुंचा जहां सब इंतजाम हो चुका था। काव्या ने इशारा किया कि कागजों पर साइन कर दो। तुम इतनी गिर जाओगी सोचा नहीं था काव्या शर्मा, उसने गुस्से से कहा और साइन कर दिए। उसके शब्द जहर जैसे थे पर काव्या पीछे नहीं हटी। मैंने कहा था ना, तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी, उसने जीत भरी नज़रों से कहा। आर्यन ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया। नाम तो पा लिया तुमने, लेकिन याद रखना, इस घर में तुम्हारा स्वागत मोहब्बत से नहीं, उस नफरत से होगा जो तुमने खुद पैदा की है। आर्यन ने उसे आखिरी बार ठंडी नज़रों से देखा और चला गया। काव्या शर्मा अब काव्या आर्यन राजपूत बन चुकी थी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे ये शादी सुकून नहीं बल्कि एक नई सज़ा की शुरुआत है। राजपूत विला का माहौल आज बिल्कुल अलग था। जब आर्यन काव्या को साथ लेकर अंदर आया तो लाउन में बैठे सब लोग चुप हो गए। सुनीता सोफे पर माला जप रही थी, पर चेहरे पर गहरा दुख था। धर्मवीर और विक्रम गुस्से से भरे बैठे थे। काव्या लाल शादी के जोड़े में थी। उसने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया ही था कि आर्यन ने रोक दिया। अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि काव्या सिहर गई। शादी करके तुमने इस घर में जगह तो बना ली, लेकिन याद रखना, यहाँ तुम सिर्फ एक बोझ बनकर रहोगी। तभी सीढ़ियों से रिया नीचे आई, होठों पर जहरीली मुस्कान। वो काव्या के पास आकर बोली, मुबारक हो काव्या मैम, कमाल की एक्ट्रेस हो।
जो स्क्रीन पर ना कर पाई वो असल ज़िंदगी में कर दिखाया। ज़बरदस्ती शादी करके घर में आ गई, लेकिन क्या आर्यन के दिल में जगह बना पाओगी? काव्या ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं इस घर की इज्जत बनकर आई हूँ और अपना मुकाम खुद बनाऊंगी। तभी सावित्री देवी सख्त लहजे में बोली, जो औरत तस्वीरों से ब्लैकमेल करके शादी करे वो इज्जत की बात ना ही करे तो बेहतर है। हमें सब सच पता है। काव्या का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सब बता देगा। उसने सुनीता जी की तरफ देखा, पर आज वहाँ ममता नहीं थी, सिर्फ नाराजगी थी। सुनीता जी ने मुंह फेर लिया, आर्यन इसे इसके कमरे में छोड़ दो और आज के बाद इस लड़की का जिक्र खुशी से मत करना। आर्यन उसका हाथ पकड़कर ऊपर उस आखिरी बंद पड़े कमरे में ले गया। अंदर धक्का देकर बोला, यही तुम्हारी जगह है। बाहर कदम रखने से पहले 100 बार सोचना। मेरी माँ और दादी के दिल से तुम उतर चुकी हो और रिया इस घर की खास मेहमान है। अगर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। वो बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चला गया। काव्या उसी लाल जोड़े में फर्श पर बैठ गई। उसे महसूस हुआ कि आर्यन को पाने की जिद में वो खुद को खो चुकी है। बाहर रिया की हंसी की आवाज़ें जानबूझकर उसे सुनाई जा रही थीं। रात गहरी हो गई। पूरे विला में सन्नाटा था, पर आर्यन के अंदर तूफान चल रहा था। गुस्सा, नफरत और एक अजीब से खींच जो उसे बेचैन कर रही थी। जितना वो काव्या से दूर रहना चाहता था, उसकी खुशबू और नम आंखें उसे याद आ जाती। आखिर वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर देखा तो काव्या खिड़की के पास जमीन पर बैठी चांद को देख रही थी। चांदनी उसके उदास चेहरे पर पड़ रही थी। आहट सुनकर वो घबरा कर खड़ी हुई। आर्यन, आप इस वक्त? उसकी आवाज़ में डर था। आर्यन चुपचाप उसके करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें महसूस होने लगीं। उसने दीवार पर हाथ टिकाकर उसे घेर लिया और धीमे लेकिन भारी लहजे में बोला, तुम्हें क्या लगा था काव्या कि तुम मुझे मजबूर कर दोगी और मैं चुप रहूँगा? मैंने सिर्फ आपको पाना चाहा था आर्यन। काव्या ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा। आर्यन ने उंगली से उसकी ठोड़ी उठाई और गहरी नज़रों से उसे देखा। तुमने आग से खेला है काव्या राजपूत, अब उसकी गर्मी तुम्हें सहनी होगी। वो उसके कान के पास झुककर बोला। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार दर्द के नहीं थे। आर्यन का हाथ उसके गाल पर ठहर गया। उसने धीरे से उसके आंसू पोंछे। उसकी छुअन में ऐसी शिद्दत थी कि काव्या सिहर उठी। उसकी नज़रें उसके होठों पर टिक गईं। गुस्सा पिघलकर किसी और एहसास में बदल रहा था। मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे ऐसा करने नहीं देती, उसने फुसफुसा कर कहा और उसे बाहों में भर लिया। काव्या ने सिर उसके कंधे पर रख दिया और उसके कोट को कसकर पकड़ लिया। उस पर सारी कड़वाहट, सारी साजिशें जैसे पीछे छूट गई थीं। कमरे में बस उसकी धड़कनें थीं। आर्यन ने उसके माथे को चूमा। एक खामोश इकरार था वो। काव्या को लगा जैसे उसकी बरसों की प्यास बुझ गई हो। उसे पता था सुबह शायद वो फिर सख्त हो जाएगा, मगर इस वक्त वो उसका था। उस रात ने आर्यन के दिल की बर्फ पिघला दी थी। उसे समझ आ गया था कि काव्या की जिद के पीछे लालच नहीं, दीवानगी भरा प्यार था। अगली सुबह उसने सबको लाउन में बुलाया। धर्मवीर, विक्रम, मीरा, रिया और सावित्री देवी सब मौजूद थे। काव्या अब पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी लग रही थी, आर्यन के बराबर खड़ी। मैं साफ कहना चाहता हूँ, काव्या सिर्फ इस घर की बहू नहीं, मेरी पसंद और मेरी इज्जत है। उसने जो किया मुझे खोने के डर से किया और मैं उसे माफ़ कर चुका हूँ। उसने सबके सामने उसका हाथ थाम लिया। रिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आर्यन, उसने ठंडी नज़रों से उसे रोका। जो भी था हमारे बीच का मामला था, और ऑफिस में जो ड्रामा हुआ वो भी मुझे पता है। आइंदा काव्या के खिलाफ कुछ किया तो इस घर में जगह नहीं मिलेगी। उसका लहजा सख्त था। रिया और सावित्री देवी के चेहरे उतर गए। सुनीता जी आगे बढ़ी, काव्या के सिर पर हाथ रखा। अगर मेरे पोते ने तुम्हें अपना लिया तो मुझे क्या एतराज़ है, खुश रहो। मीरा ने भी मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। घर में पहली बार सच्ची खुशी की आवाज़ें गूंजी थीं। काव्या ने वो एक्ट्रेस की दुनिया छोड़ दी और अब राजपूत इंडस्ट्री के चैरिट प्रोजेक्ट संभालने लगी। रिया की शादी उसके दोस्त से तय हो गई और वो चुप रहने लगी। एक शाम आर्यन ऑफिस से लौटा तो काव्या गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी। वो पीछे से आया और उसकी आंखों पर हाथ रख दिया।
मुझे पता है आप हैं। काव्या हंस पड़ी। उसने उसे अपनी बाहों में लिया और कान में कहा, जिस दिन तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था ना, उस दिन भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाया था। मेरा अहंकार बीच में था, पर दिल तुम्हारी दीवानगी पर हार चुका था। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, आपको अपना बनाकर रहूंगी। आर्यन ने उसके माथे को चूम लिया। तुम जीत गई काव्या और मैं हार गया, खुशी से मानता हूँ। हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी उनकी नई शुरुआत पर खुश हो। राजपूत विला की दीवारें अब नफरत नहीं, प्यार की कहानी सुनाने लगी। कुछ समय बाद वही घर रोशनी से जगमगा रहा था। आज रिया का रिसेप्शन था। शुरुआत में रिया इस रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन विजय की शराफत, उसकी खामोश मोहब्बत और आर्यन के समझाने से वो धीरे धीरे बदल गई। उसे समझ आ गया था कि आर्यन अब कभी उसका था ही नहीं, और विजय वो इंसान है जो उसे सच में रानी बनाकर रखेगा। आज उन दोनों का रिसेप्शन था। काव्य अपने कमरे में आईने के सामने तैयार हो रही थी। तभी आर्यन अंदर आया। उसने गहरे नीले रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था और बेहद हैंडसम लग रहा था। आईने में उसे काव्या का अक्स दिखा, जो हल्के सुनहरे काम वाले कपड़ों में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आर्यन उसके करीब आया और उसके गले में हीरो का खूबसूरत हार पहनाते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो मिसेस आर्यन राजपूत। काव्या मुस्कुराई, शुक्रिया मिस्टर राजपूत, लेकिन आज सबकी नज़रें रिया और विजय भैया पर होंगी। मुझे बहुत खुशी है कि रिया को विजय जैसा पार्टनर मिला, उसने उसकी टाई ठीक करते हुए कहा। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। विजय अच्छा लड़का है, वो रिया को वो खुशियाँ देगा जो मैं कभी नहीं दे सकता था। दोनों साथ नीचे। रिसेप्शन की दावत एक शानदार हॉल में थी। रिया लाल जोड़े में शरमाई बैठी थी और विजय के चेहरे पर अपनी मोहब्बत पाने की सच्ची खुशी थी। जब आर्यन और काव्या स्टेज पर पहुंचे तो रिया उठकर काव्या से लिपट गई। भाभी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको बहुत दुख दिए। उसकी आवाज़ में सच्चा पछतावा था। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, पुरानी बातें भूल जाओ, आज तुम्हारा दिन है। आर्यन ने विजय को गले लगाकर मुबारकबाद दी। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे। हॉल के बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। आर्यन ने काव्या को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, तुम्हें पता है, जिस दिन पार्किंग में तुम मेरी बाहों में गिरी थी, तभी समझ गया था ये लड़की मेरी ज़िंदगी में तूफान लाएगी। काव्या हंस पड़ी। वो तूफान नहीं था, मोहब्बत थी, जिसने आपके दिल की बंजर ज़मीन को सींच दिया। आर्यन ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैंने जिद में तुम्हें पाया था, लेकिन अब तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई हो। आसमान में चमकते सितारे जैसे उनकी मोहब्बत की गवाही दे रहे थे। राजपूत विला की कहानी अब नफरत से निकलकर दो जोड़ों की खुशहाल दास्तान बन चुकी थी, जिन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार पत्थर दिल को भी पिघला देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।